हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टेप क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बेसिकली क्या प्रिपेयर करते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अब मैंने आपको जैसा कि बताया, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। इट मींस कि जो ट्रायल बैलेंस के जो भी बैलेंसेस निकले होंगे, ट्रायल बैलेंस में हमने जो भी बैलेंस निकाले होंगे, मतलब कि लेजर के बैलेंस हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं या नहीं करते, याद है कि नहीं है कि लेजर में जो हम बैलेंस निकालते हैं वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो वही बैलेंसेस को हम आगे फर्दर पोस्ट कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। तो ये याद रखना है, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस या लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। जिस जो जो आइटम्स होंगी ना, जिस अकाउंट से रिलेटेड होंगी वहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, ये किसका पार्ट रहता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट रहता है। तो इनके बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जहां पे ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंसेस होंगे वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलरली अगर डेप्रिसिएशन है, ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस निकला होगा, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी होगा, ऑफिस बिल्डिंग होगा, ऑफिस इक्विपमेंट्स होगा, तो ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है। कैश होगा, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक होगा, कहाँ होगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ये जो आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस में, ये किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। सो जो जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में लिखी होंगी उनके बैलेंसेस को हम जिस पार्ट से रिलेटेड, जिस अकाउंट से रिलेटेड होंगे वहां पे ट्रांसफर करते जाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या हुई, ये बेसिकली स्टेटमेंट होती है जहां से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डिंग कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो कहाँ से पता चलता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुई, वो स्टेटमेंट जहां से हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले, वो स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अनदर नेम क्या है, फाइनल अकाउंट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डिंग कितनी है, कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है, ये सब हमें पता चलता है। आई होप शॉर्ट समरी आपको क्लियर हो गई होगी। तो वो स्टेटमेंट जहां से हमें बेसिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, वो स्टेटमेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। नाउ लेट्स सी क्या लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। आपको लर्न करके रखना है, रिमेंबर रखना है ये पॉइंट को कि बैलेंस शीट को हम और क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट किसको बोला जाता है, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये एमसीक्यू बन सकता है, तो बैलेंस शीट इज द राइट आंसर। नाउ इनकम स्टेटमेंट फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि हमें यहाँ से इनकम के बारे में नहीं पता चलता है।
कहाँ से? बैलेंस शीट से हमें इनकम के बारे में नहीं पता चलता, हमें पोजीशन के बारे में पता चलता है। एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, इसके बारे में पता चलता है। पोजीशन क्या है एक एंटरप्राइज की, इसीलिए इसे पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं बैलेंस शीट को, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि इनकम कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट असर्टन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, जो बताया है वही लिखा होगा यहाँ पे। लेट्स सी क्या वही लिखा है या नहीं लिखा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। बताया ना कि क्या रहती है, समरी रहती है लेजर अकाउंट्स की, या ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस होते हैं वो हम कहाँ पे फिर ट्रांसफर करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर करते हैं। In such a manner that it gives detailed information about the financial position and performance of an enterprise. Position और performance का पता चलता है हमें। Position का हमें कहाँ से पता चलेगा, एसेट्स, लाइबिलिटीज, मतलब कि बैलेंस शीट से पता चलेगा। और परफॉर्मेंस का हमें कहाँ से पता चलेगा, इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगा, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। वहां से हमें पता चलता है कि एंटरप्राइज कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी उसकी इनकम स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या वो प्रॉफिट में जा रहा है, क्या वो लॉस में जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब हम स्पेसिफिक बैलेंसेस को स्पेसिफिक अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो हमें पता चलता है कि क्या पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस है एक एंटरप्राइज की। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ हम बैलेंसेस लिख रहे होते हैं ना, हम असर्टेन नहीं कर पाते ना एग्जैक्टली कि क्या पोजीशन बन रही है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है। बस हम देख पाते हैं कि क्या बैलेंसेस आ रहे हैं, हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं, बट एक डिटेल्ड मैनर में हमें प्रॉपर देखना है क्या पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस है। उसके लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। As seen above, through the categorization of financial statements, जो ऊपर कैटेगराइजेशन हुई थी into income and position statement, profit is measured at 2 levels. Profit को हम 2 levels पे measure करते हैं, एक gross profit होता है, एक net profit होता है। The profit of an enterprise is obtained through the preparation of income statement. Income statement से हमें profit का पता चलता है। I told you already, trading and profit and loss account बनाते हैं, वहां से हमें पता चलता है। Financial position का कहाँ से पता चलेगा, Financial position का हमें balance sheet prepare करने से पता चलता है। So financial position of a business enterprise is just by measuring the assets measure जब आप करते हो, liabilities measure करते हो, capital measure करते हो of an enterprise, and the same is communicated to the users of financial statement. और फिर जब आप financial statements बनाते हो तो ये statements basically आप क्यों बनाते हो, ताकि जिन्होंने इन्वेस्ट करना है वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए। मतलब कि जो भी यूजर्स हैं या जो भी बेनिफिशियरीज हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है एक एंटरप्राइज, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज। ठीक है, तो यूजर्स हमने पढ़ा हुआ है, कौन कौन इसके यूजर्स रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, या फाइनल अकाउंट्स के यूजर्स, या हमारे अकाउंटिंग यूजर्स ही क्या रहेंगे, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स भी रहेंगे। सेम रहते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। तो ये नहीं सोचना मैम ने नहीं पढ़ा है, right? So the same is communicated to the users of financial statement. Financial position of an enterprise can be known through the preparation of position statement, that is balance sheet. Already told you, कुछ भी नया नहीं था। Now objectives क्या होती हैं? The first objective of preparing financial statement is to present an organization true and fair picture. कि आप बता सको कि ट्रू और फेयर पिक्चर क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें एग्जैक्टली पता चलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि हमें पता चले व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इज टू प्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक तो रहेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चले, एक रहेगा फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इज टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। यूजर्स को आप क्या कर पाओ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओ कि क्या पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस है
कितने रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज नहीं है कंपनी के पास। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है? इट हेल्प्स द ओनर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि प्रॉपर से डिसीजन मेकिंग ली जाए, कैसे हमें प्रोसीड करना है, क्या हमें नेसेसरी स्टेप्स लेने हमें पता चले थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने से जब हमें पोजीशन और परफॉर्मेंस का ही पता चल गया तो हम वैसे ही डिसीजंस लेंगे, वैसे ही हम देखेंगे कि हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स की। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या रहती है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देखना होता है, कितना हुआ है एक एंटरप्राइज को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? हमें देखना होता है कितना नेट प्रॉफिट है या कितना नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इनकम के बारे में पता चलता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। नाउ देखते क्या लिखा है। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लॉस इनकर्ड और प्रॉफिट अर्न बाय एन बिजनेस। राइट, कि हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि लॉस कितना है या प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर। इन सिंपल टर्म्स में द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज समरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहता है? ये समरी रहती है कि कितना खर्चा हुआ है या कितनी इनकम आई है। अल्टीमेटली कैलकुलेट द नेट फिगर ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देन हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कि कितनी हमारा खर्चा हुआ है या कितना हमारी इनकम्स हुई है। जब हम इनकम्स में से खर्चे माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि आइदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हमारी इनकम ज्यादा है, हमारे रेवेन्यूज ज्यादा है या हमारे खर्चे एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो हमें ये कहाँ से पता चलता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। अकाउंट प्रिपेयर करके हमें पता चलता है। इफ द रेवेन्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोर देन इट्स एक्सपेंसेस इट इज नोन एज प्रॉफिट। लाइक आई टोल्ड यू, अगर रेवेन्यूज ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट होगा। इफ द रेवेन्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर लेस, अगर रेवेन्यूज कम है, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। द फिगर्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस। वही बताया कि ट्रायल बैलेंस से जो बैलेंसेस निकाले होते हैं उसे आप कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। जिस जिस अकाउंट की आइटम होगी वहां वहां आप ट्रांसफर कर देते हो। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। जो एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। याद रखना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर एज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सम ऑफ द एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडेड ऑन द डेबिट साइड आर, डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? जैसे ओपनिंग स्टॉक आएगा, वेजेस आएगा, परचेज लेस रिटर्न आएगा। मतलब परचेज इसमें से आप परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे तो वो लिखेंगे हम, अभी देखेंगे परफॉर्मा। सैलरीज, रेंट पेड, ये सब आइटम्स डेबिट साइड पे आता है। इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ये सब कहाँ आएगा? डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। आइटम्स इंक्लूडेड ऑन द क्रेडिट साइड आर सेल्स लेस रिटर्न्स, अदर इनकम्स आ जाएंगी। सेल्स में से जब आप सेल्स रिटर्न माइनस करते हो मतलब नेट सेल्स आ जाएंगी। अदर इनकम जैसे कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब चीजें भी, ये सब आइटम्स भी कहाँ आएंगी? क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। सो दिस इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नो बैलेंस शीट, अभी हम देखेंगे इसका परफॉर्मा क्या रहता है। पहले हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट क्या होता है? ये एक पोजीशन स्टेटमेंट रहती है। हमें पोजीशन के बारे में पता चलता है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डिंग कितनी है, शेयर होल्डर्स की कैपिटल कितनी है, इन्वेस्टर रिजर्व्स कितने हैं। तो हमें कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट से पता चलता है। इसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट शोज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। राइट, आई टोल्ड यू, liabilities, assets, stockholders equity as on the date mentioned in the report. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या पोजीशन है उसका हमें पता चलता है। एक मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लासेस में, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंस। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे इसके डिफरेंस को। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता चलता है। पीरियड ऑफ टाइम का हमें कहाँ से पता चलता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। पॉइंट ऑफ टाइम कौन शो करता है? बैलेंस शीट शो करता है।
It means that the balance sheet does not show the figures of an organization for an accounting period. Accounting period की figures नहीं बताता है, वही चीज बताई ना. इंस्टेड इट शोज फिगर्स ऑन स्पेसिफिक डेट. स्पेसिफिक डेट पे क्या फिगर्स हैं वो बताई जाती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. वही पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम का जो डिफरेंस है वही चीज लिखी हुई है. जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देखो, ये डिटेल्ड में कवर किया है मैंने. जहां मैंने आपको लाइबिलिटीज बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट समझाया वहां पे कवर किया हुआ है. सो देयर आर टू साइड्स टू द बैलेंस शीट, नेमली एसेट ऑन द राइट साइड पे एसेट आते हैं और लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज आती हैं. The asset side of the balance sheet shows the debit balance of the organization. Asset side क्या शो करती है? डेबिट बैलेंस शो करती है. However, liabilities side of the balance sheet shows credit balance. Liabilities side क्या शो करती है? क्रेडिट बैलेंस शो करती है. The total of asset must always be equal to total of liability side. Asset हमेशा liabilities के equal होने चाहिए, तभी बैलेंस शीट मैच होती है. Right? The balance sheet of an organization is prepared after the preparation of trading and profit and loss account. जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है उसके बाद आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो. बैलेंस शीट क्या क्या इंक्लूड करती है? द बैलेंसेस ऑफ दोज लेजर अकाउंट्स विच हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आर येट टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे आप कौन सी चीजें ट्रांसफर करते हो? वो जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं उनके बैलेंसेस को आप कहाँ ट्रांसफर करते हो? बैलेंस शीट में करते हो. द रेलिवेंट आइटम्स जो इंक्लूड की जाती है वो क्या होती है? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड लाइबिलिटीज जो होंगी, इन्वेस्टमेंट्स, ड्रॉइंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये सब आता है बैलेंस शीट में. Right? I hope this is clear to you. Now, this is the pro forma of trading account. This is the pro forma of ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया डेबिट साइड पे क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली हमें क्या है सर्टन करने में हेल्प करता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ है. ठीक है. तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है. तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे सर्टन करते हैं? जब हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी कॉस्ट क्या रही गुड्स बेचने में. ठीक है. तो वैसे ही जब हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे सेल्स कितनी हुई और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आइदर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है. आप यहां से भी रिलेट कर पा रहे होगे. तो ओपनिंग स्टॉक आपने क्या कर देना है? डेबिट साइड पे लिखना है. अभी बताया ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद हम परचेजेस लिखते हैं. ये परफॉर्मा है, ये स्पेसिमन है. ठीक है. यहां से भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, किस अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है या बैलेंस शीट में आता है, ऐसे करके पूछा जा सकता है. तो ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में. ठीक है. परचेजेस लिखा, उसमें से परचेज रिटर्न आपने माइनस कर देनी है, लेस कर देनी है, तो हमें मिलेगा नेट परचेजेस. क्या मिलेगा हमें? नेट परचेजेस मिलेगा. फिर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देने हैं, टू से रिप्रेजेंट करना है इसको, ये भी याद रखना है. और क्रेडिट वाले को बाय से रिप्रेजेंट करना है. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देने हैं जैसे कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्यूल, पावर, लाइटिंग एंड एक्स्ट्रा. ठीक है. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हो गए जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के खर्चे, डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं. ठीक है. फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस वो क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए. सेल्स हो गई, सेल्स में से जब हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो हमें नेट सेल्स मिल जाएगा. ठीक है. तो और हम क्या इसमें लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो हमें मिल जाएगा आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. ठीक है. कि हमारा स्टार्टिंग में कितना हमारे पास स्टॉक था, हमारे पास स्टार्टिंग में स्टॉक था जितना भी था. ठीक है. उसके बाद हमने कितनी परचेजेस की वो हमने ऐड किया, फिर हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा कितना हो गया, उसमें से हमने कितनी सेल्स कर दी वो माइनस करेंगे. ठीक है. नेट सेल्स कितनी हो गई और हमारे पास अब कितना सामान बचा हुआ है वो माइनस करेंगे. तो हमें पता चल जाएगा ना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ठीक है. तो हमें पता चल जाएगा आइदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ठीक है. तो वही चीज हमें असर्टन करना है और हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा. तो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट. तो याद रखना है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे रहते हैं? ये आपके रहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं. सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं. क्रेडिट साइड पे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न होगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा.
डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ऐसे ही लिखना होता है। टू ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट आइटम आपकी टू ओपनिंग स्टॉक ही आएगी, सेकंड आपकी परचेजेस ही आएगी, उसमें से रिटर्न आपने माइनस करना है। ये परफॉर्म है, ये स्पेसिमन है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से अकाउंटिंग इसी टाइप से होती है, ये रूल है, ठीक है। तो ये नहीं है कि क्यों है ऐसा कि पहले ही ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखना है, क्योंकि स्टार्ट आप ओपनिंग स्टॉक से ही करोगे ना, कुछ स्टॉक लाओगे तो ये पहली चीज, पहली आइटम यही रहेगी, ठीक है। देन परचेजेस आएंगे, फिर आपने रिटर्न्स अगर होंगे तो वो लेस कर देने। ये नहीं है कि परचेजेस यहाँ लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद लेस रिटर्न्स कर लिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, लेस रिटर्न्स, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो भी होंगे वो लिख देने हैं आपने। सेल्स, और सेल्स में से आपने सेल्स रिटर्न माइनस कर देने। क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है, और फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस लिख देना है। बिग टोटल आपने बोथ साइड लिख देना है, ठीक है। बिग टोटल बोथ साइड लिखना है, जहां भी बैलेंस कम आएगा, अगर डेबिट साइड पे कम आया इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट साइड पे कम आया इट मीन्स ग्रॉस लॉस है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद कुछ पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करने हैं, याद करके रखने हैं, कि ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस जो है वो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, फिर परचेजेस आती हैं, उसमें से रिटर्न हम माइनस करते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ये तीन क्रोनोलॉजी में रहते हैं। If there are any direct expenses, then they should be also be written on the debit side of the trading account. अगर direct expenses है, उसे भी हमें कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है। If the balance of credit side is more, अगर credit side का बैलेंस ज्यादा है, difference is written on the debit side as gross profit। मैंने बोला ना, अगर बिग टोटल आपने बोथ साइड कर देना है, जिसका टोटल ज्यादा होगा उसका टोटल आपने दोनों साइड लिख देना है, ठीक है। और जहां पे कम होगा, अगर डेबिट साइड कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट साइड कम होगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। दिस अमाउंट विल ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया, मतलब डेबिट साइड पे आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस, when the debit side is on the trading account exceeds credit side, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड बिग टोटल बोथ साइड आ जाएगा, तभी तो यहाँ पे बैलेंस निकलेगा, राइट। तभी तो क्रेडिट साइड बैलेंस निकलेगा और ग्रॉस लॉस आएगा। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर करोगे, डेबिट साइड ट्रांसफर करोगे। द अमाउंट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। MCQs कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड, राइट। नाउ परचेजेस क्या होते हैं, परचेजेस रेफर टू दोज गुड्स विच हैव बीन बॉट फॉर रीसेल, जो रीसेल करने के लिए आप क्या करते हो, परचेज करते हो। कैश भी आ जाएंगे इसमें, क्रेडिट परचेज दोनों आ जाएगी। फॉलोइंग आइटम्स आर शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द परचेज, परचेज में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, परचेज में से हम परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, ठीक है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। साथ ही में अगर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज होगा, जैसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, वो भी हम माइनस कर देंगे। फ्री सैंपल्स की तरह गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, वो भी माइनस कर देंगे। चैरिटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट किए, वो भी माइनस कर देंगे। तो ये आइटम्स हैं जो हम परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो MCQ कैन बी फ्रेम्ड कि परचेजेस में से हम कौन कौन सी आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं। सिर्फ परचेज रिटर्न ही नहीं होता, ये फर्दर 3 आइटम्स भी हैं जो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ये पर्टिकुलर स्लाइड मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है। Direct expenses are those expenses which are directly attributable to the purchase of goods or to bring the goods in saleable condition, कि आप बेच पाओ उन गुड्स को उस कंडीशन में जब गुड्स आ पाए, उसमें जो खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं, परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। सम एक्सपेंसेस, सम एग्जांपल्स क्या है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, वेजेस, ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, आपने लिस्ट प्रिपेयर करनी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरियस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है, क्या क्या आइटम्स आती हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा वो आप ब्रॉट डाउन करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ग्रॉस लॉस होगा तो आप डेबिट साइड ब्रॉट डाउन करोगे और ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो आप क्रेडिट साइड
ड्रॉ डाउन करोगे, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपकी डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, इसीलिए उसे कैरी फॉरवर्ड आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हो, दैट इज क्रेडिट साइड। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे, और ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड ब्रॉट डाउन करोगे ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड के लिए आप बताओगे, ठीक है। अब इसको बाइफरकेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड पे, देन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनली क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल लॉसेस, ये आपके क्या रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ये हेड्स रहते हैं, इन हेड्स के अंदर आप बाइफरकेशन करते हो, ठीक है। और क्रेडिट साइड क्या आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, नॉन ट्रेडिंग इनकम हो गई, राइट, अदर इनकम कोई आ जाएगी, वो आ जाएगी, नॉन ट्रेडिंग इनकम आ जाएंगी और एबनॉर्मल गेन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस क्या होंगे, जो मैनेज करने में एक्सपेंसेस लगते हैं, आपको एक बिजनेस चलाना है, उस बिजनेस को चलाने में जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो होते हैं आपके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे सैलरीज देना, ऑफिस रेंट हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड telegrams, insurance, audit fees, legal charges, electricity charges, these are the part of management expenses। ये किसका पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैनेज करने में ये एक्सपेंसेस लगते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मतलब रिपेयर्स वगैरह करवाने, मेंटेन करवानी है आपने एसेट्स को या मशीनरी को, तो उस पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो क्या आपके, वो होते हैं आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जैसे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हो गए, डेप्रिसिएशन हो गई, ठीक है, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन हो गई, फर्नीचर, ऑफिस बिल्डिंग्स, तो ये कहाँ पे आएंगे, मेंटेनेंस में आएंगे, राइट। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपके गुड्स को बेचने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो एक्सपेंस लगते हैं वो होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू सैलरीज, सेलिंग स्टाफ, टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सैलरीज होगी, एडवर्टीजमेंट होगी, गोडाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड होगी, इनवर्ड आपका कौन सा है, कैरेज इनवर्ड, ये आपका आपका कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, इनवर्ड वाला ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना है। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सेलिंग कमीशन, ये सब आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या हो गए, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ये सब आपके क्या हो गए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। देन एबनॉर्मल लॉसेस हो गए, जो लॉसेस नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मल बिजनेस के रिलेटेड नहीं होते हैं, ये एबनॉर्मल नेचर होती है, इनकी नेचर जो होती है कभी कभार ये लॉसेस हो सकते हैं, तो ये हो गए एबनॉर्मल लॉसेस। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, तो ये कैजुअली लॉसेस नहीं होते, ये एबनॉर्मल केसेस में, मतलब इनकी नेचर एबनॉर्मल रहती है, बार बार ये लॉसेस नहीं होते, कभी कभार लॉसेस हो जाए तो वो होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस, बाई चांस कोई लॉस हो जाए, ठीक है, अगर बाई चांस कोई लॉस हो जाएगा वो हो गए एबनॉर्मल लॉसेस। नाउ क्रेडिट साइड आएगा आपका अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, ये हो गई अदर इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम मतलब जो ट्रेडिंग से आपको नहीं आई, मतलब बिजनेस से आपको इनकम नहीं आई, जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गया, ये बिजनेस से थोड़ी इनकम आई है, ये तो नॉन ट्रेडिंग इनकम है। बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल गया, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, उस पे आपको उस प्रॉपर्टी पे आपको पैसा आ गया, कोई आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, उस पे पैसा आया, रेंट। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, शेयर से आपको डिविडेंड मिला, उस पे इनकम जनरेट हुई, तो वो कौन सी हुई, नॉन ट्रेडिंग इनकम होगी। एबनॉर्मल गेन्स मतलब बाय चांस कोई गेन हो जाए, जैसे प्रॉफिट आपको हो गया, सेल मशीनरी करी आपने, मशीनरी सेल आउट करी, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया तो प्रॉफिट हो गया। अब आपने क्या करना है, बिग टोटल बोथ साइड करना है, अगर तो डेबिट साइड का टोटल कम है तो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो नेट लॉस आ जाएगा, सिंपल वही चीज है।
और फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सो दिस इज द होल डिटेल्ड परफॉर्मा ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्या आएगा, मैनेजमेंट एक्सपेंस आएगा, मेंटेनेंस एक्सपेंस आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेज आ जाएंगे, राइट। उसके अंदर फर्दर आइटम्स में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा, और क्रेडिट साइड अदर इनकम्स आ जाएंगी, नॉन ट्रेडिंग इनकम आएगी, और एबनॉर्मल गेन्स आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ बैलेंस शीट, मैंने आपको बैलेंस शीट समझा दिया, अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं। बैलेंस शीट इज ओनली अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सिर्फ स्टेटमेंट होती है, ये अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इट हैज नो डेबिट और क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट की कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है। हेडिंग्स ऑफ टू साइड्स क्या होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि बैलेंस शीट की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है या नहीं होती, या बोला जाएगा बैलेंस शीट की डेबिट साइड होती है, तो नहीं होती है, ठीक है। तो उसको दो हेड्स में डिवाइड होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट फॉर पर्टिकुलर पीरियड, बता दिया। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन बैलेंस शीट इज ट्रू only at that particular point of time at which it is prepared, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। बैलेंस शीट इज समरी ऑफ balances of those ledger account which have not been closed by ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किए बैलेंसेस, वो आप कहाँ पे ट्रांसफर करते हो, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। बैलेंस शीट क्या शो करती है, नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज का बताती है क्या पोजीशन है, कैसी पोजीशन चल रही है, उसके बेसिस पे फिर हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। सो दीज आर सम और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट का क्या परफॉर्मा रहता है, तो बैलेंस शीट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम न्यू फॉर्मेट है, दिस इज द न्यू फॉर्मेट, दिस इज द न्यू फॉर्मेट, ठीक है। पहले हम लाइबिलिटीज को मेंशन करते हैं, सी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये आपको याद रखना है, ये आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, देन आएगा आपका एसेट। ये चीज आपको क्लियर हो गई, इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एसेट। अब आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। आपको पता है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज क्या होती है, ये हमने सब कवर किया है। सारी डेफिनेशंस को हमने कवर किया है। एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो जो हमारी क्लासेस लंबी बनी थी ना, वो इसी पर्पस के लिए बनी थी, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी क्लासेस शॉर्ट हो गई, क्योंकि जिन्होंने क्लासेस पुरानी पढ़ी होंगी उन्हें पता चल रहा होगा कि अब उन्हें कितना इजी हो गया ये समझने में। तो पहले आपकी आ जाएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये आपकी आ गई हेडिंग। उसमें क्या क्या आइटम्स आती है, उसमें 4 आइटम्स आती हैं, ठीक है। इक्विटी और लाइबिलिटीज में 4 आइटम्स, 4 हेड्स पर आते हैं। कौन कौन से हेड्स होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, फर्स्ट हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ हो गया करंट लाइबिलिटीज। क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है इसकी, कि आपको दिया होगा शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बोलेंगे क्रोनोलॉजी अरेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, देन आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन करंट लाइबिलिटीज। ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड आते हैं। अब शेयर होल्डर्स फंड में 3 आइटम्स कौन सी आती हैं, ये भी पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी दे दिया होगा, 3 आइटम्स ये दी होंगी, एक दिया होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट है, रिजर्व्स और सरप्लसेस आएंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी कितनी रिसीव हुई है अगेंस्ट शेयर वारंट्स, आपने शेयर वारंट्स दिए हैं तो मनी उसके अगेंस्ट कितनी रिसीव हुई है। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं ये किसके पार्ट्स हैं, शेयर होल्डर फंड्स के पार्ट्स हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सेकंड आपका सब ग्रुप है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हम लिखेंगे, ये आपको गिवन होगा वो आपने लिख देना है। थर्ड आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ये क्या क्या होता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये क्रोनोलॉजी आ सकती है, कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सब किसका पार्ट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। करंट लाइबिलिटीज के फर्दर 4 पार्ट्स कौन से हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये सब किसके पार्ट है, करंट लाइबिलिटीज के पार्ट है। आई होप ये आपको सारी चीजें पता होंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, जब तक अलॉटमेंट फाइनल नहीं ना होता कि कितना अलॉट करना है कितना अलॉट नहीं करना, पूरा पैसा जो होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, राइट। सपोज मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए, कितने किए, 1 लाख शेयर जारी किए, ठीक है। लोगों ने 1,20,000 के शेयर के लिए क्या किया, बोला कि हमें 1,20,000 शेयर हमें लेने हैं, राइट। अब 1 लाख शेयर अलॉट होंगे, अब कितने शेयर अलॉट होंगे, 1 लाख ही शेयर अलॉट होंगे। बेशक लोगों ने 1,20,000 शेयर के लिए बोला, पर 1 लाख शेयर ही अलॉट होंगे, बाकी 20,000 शेयर का पैसा वापिस होगा, ठीक है। तो जब तक अलॉटमेंट फाइनल नहीं होता, पूरा पैसा क्या कहलाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है, जब तक अलॉटमेंट फाइनल नहीं होता तो पूरा पैसा क्या कहलाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ही कहलाता है। बाकी चीजें आई होप आप सबको पता ही है, इसमें एक ही आइटम थी जो थोड़ा सा जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है। देन एसेट्स के 2 पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में फर्दर 5 पार्ट्स रहते हैं और करंट एसेट्स में 6 पार्ट्स रहते हैं, 5 पार्ट्स और 6 पार्ट्स। पहला नॉन करंट एसेट्स में क्या पार्ट रहता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये रहता है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स भी पता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी पता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में 4 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये 4 पार्ट्स रहते हैं। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर द पार्ट्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स बोथ या नन। तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर द पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। Deferred tax assets are the part of non-current assets, current assets both या none, तो these are the part of non-current assets, इसीलिए परफॉर्मे की ये सिग्निफिकेंस है। देन करंट एसेट्स में क्या आएंगे, 6 आइटम्स आएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, इन्वेंट्रीज आएंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ करंट एसेट्स। अब आप देख सकते हो ये सारी आइटम्स के बारे में आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। मैंने सब बताया हुआ है, सब एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर मैंने वहां एक्सप्लेन नहीं किया होता तो यहाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता मुझे आपको हर कॉन्सेप्ट बताना, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता एक एक चीज पकड़ के बताना कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। अब बस आपको क्या बताना है, परफॉर्मा ही बताना है कि कैसा परफॉर्मा होता है, कैसे काम करता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज द बैलेंस शीट फॉर्मा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बैलेंस शीट परफॉर्मा में क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है, ठीक है। इक्विटी और लाइबिलिटीज फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। S2NC ये इसका ट्रिक हो गया, क्या हो गया ट्रिक, S2NC ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया किसका, लाइबिलिटीज वाले पार्ट का। S मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, 2 S हो गया ना, पहला हो गया शेयर होल्डर्स फंड, नेक्स्ट हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। NC क्या हुआ, NC हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड C हो गया करंट लाइबिलिटीज। नाउ शेयर होल्डर्स फंड में क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड money received against share warrants, तो SRM is the part of shareholders fund, SRM is the part of shareholders fund, share capital, reserves and surplus, money received against share warrants,
राइट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये मैंने समझा भी दिया क्या होता है, वो लिख देना है आपने। नॉन करंट लाइबिलिटीज का क्या पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये आपने क्रोनोलॉजी भी लर्न रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं SRM ऐसे करके ट्रिक दे रही हूँ, ठीक है। S2NC जर्नल ट्रिक है, लाइबिलिटीज का होलसम ट्रिक है S2NC। एस फर्स्ट S का क्या ट्रिक है, SRM, ठीक है, SRM। नेक्स्ट का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एलडॉल, 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 LDOL, एलडॉल, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज को आप कैसे याद रखोगे, एलडॉल करके याद रखोगे, ठीक है। एल से हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डी से हो गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओ से हो गया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एल से हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। एलडॉल करके आप इसको याद कर सकते हो, किसको, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज एलडॉल, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज एस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, टी ट्रेड पेबल्स, ओ अदर करंट लाइबिलिटीज और एस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एस टॉस से हो गई आपकी करंट लाइबिलिटीज, एल डॉल से हो गई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो SRM से हो गई आपकी शेयर होल्डर्स फंड, एल डॉल से हो गई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज एस टॉस, ठीक है। तो दिस इज द ट्रिक। आई होप अब आपको इजी हो गया होगा। ये जब आप 2 बारी लर्न करोगे ना, आपको लर्न हो जाएगा, जब आप 2 बारी पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए आई होप ये इजी हो गया होगा। अब वैसे ही हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या आएगा आपका, नॉन करंट एसेट्स आएगा। नॉन करंट एसेट्स का क्या ट्रिक है, पहला आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। तो पीएनडी लो, पीएनडी लो किसका आ गया, नॉन करंट एसेट्स का आ गया। पीएनडी लो नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स का आ गया करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। CIT, सी इट CSO, ठीक है, CIT CSO, ठीक है। CIT ये किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है। CIT इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट। C से हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल्स, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से अदर करंट एसेट्स, राइट। सो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स का शॉर्ट ट्रिक क्या है, पीएनडी लो, ठीक है, और करंट एसेट का है CIT CSO, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड फर्दर बाइफर्केशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और प्रॉपर्टी को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। पहला हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो PICI, PICI, पिक आई, ठीक है, पिक आई, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया ए पार्ट का फर्दर पार्ट हो गया पिक आई, राइट। प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। या पिक ID कर लो इसको, ID पिक ID, तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा पिक ID, राइट। तो ये आपके हो गए शॉर्ट ट्रिक्स। लाइबिलिटीज का क्या है, शेयर होल्डर्स फंड का SRM, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं है। नॉन करंट में एलडॉल हो गया, करंट में एस्टॉस हो गया, ठीक है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में क्या हो गया, पीएनडी लो, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में हमारा आ गया पीएनडी लो, करंट एसेट्स में आ गया CIT CSO। और फर्स्ट पार्ट हमारा जो फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में नॉन करंट एसेट्स का, वो है पिक ID, right? So with this your topic is completed, with your tips and tricks everything is completed. बाकी कोई भी डिटेल चाहिए आपको तो you have to contact me on this number 7006864055. Bye bye, take care everyone.